उन्नत उपाय किस तरह मात्र अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान बने। प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। माइकल फेल्प्स से अनेक लोग परिचित हैं। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान एथलीटों में गिना जाता है। फेल्प्स ने न केवल तैराकी में बल्कि किसी भी खेल में किसी अन्य ओलंपियन से अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। कम लोग हीकम अल गुरोज का नाम जानते हैं, लेकिन वे अपने आप में शानदार एथलीट थे। अल गुरोज मोरक्को के धावक हैं जो 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उन्हें मध्यम दूरी के सर्वकालीन महानतम धावकों में गिना जाता है। कई सालों तक मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज थे। 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। ये दोनों एथलीट कई मायनों में बेतहाशा अलग हैं, जिन्हें पता न हो उनको बता दें। एक ने जमीन पर और दूसरे ने पानी में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन विशेष रूप से वे लंबाई में काफी भिन्न हैं। अल गुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं। फेल्प्स 6 फुट 4 इंच लंबे हैं। लंबाई में 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों लोग एक मामले में समान हैं। माइकल फेल्प्स और हीकम अल गुरोज दोनों समान लंबाई की पैंट पहनते हैं। ये कैसे संभव है? अपनी लंबाई के हिसाब से फेल्प्स के पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनका बहुत लंबा धड़ है, जो तैराकी के लिए एकदम सही है। अल गुरोज के अविश्वसनीय रूप से लंबे पैर और छोटा ऊपरी शरीर है, जो दूरी की दौड़ के लिए आदर्श कदकाठी है। अब कल्पना करें, विश्व स्तरीय ये 2 एथलीट अपने खेल बदल लें। क्या माइकल फेल्प्स अपनी छोटी टांगों के कारण पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद भी ओलंपिक धावक बन सकेंगे? यह असंभव है। फिटनेस के लिहाज से देखें तो फेल्प्स 194 पाउंड के हैं, जो गुरोज से 40% भारी है। गुरोज 138 पाउंड के कम वजन के धावक हैं। लंबे धावक भारी धावक साबित होते हैं और उनका अधिक भार दूर तक दौड़ने में उनके लिए श्राप बन जाता है। कुलीन प्रतिस्पर्धा के विपरीत इसमें फेल्प्स पहले ही हार जाएंगे। इसी प्रकार से अल गुरोज इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धावक हो सकते हैं, लेकिन वे तैराक के रूप में ओलंपिक में पात्रता हासिल कर पाते, इसमें संदेह है। 1976 से 1500 मीटर के धावकों की औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्रीस्टाइल तैराकी में औसत लंबाई 6 फीट 4 इंच की रहती है। तैराक लंबे रहते हैं और उनकी पीठ और भुजा लंबी होती है, जो तैरने के लिए आदर्श होती है। अल गुरोज ने तैराकी में प्रवेश भी किया होता तो गंभीर नुकसान में रहते। सफलता के अपने क्षेत्र को अधिकतम करने की कुंजी प्रतियोगिता के सही क्षेत्र का चयन करना होता है। यह आदत बदलने की तरह ही खेल और व्यवसाय में भी बिल्कुल सत्य है। आदतों का प्रदर्शन करना और उनके साथ जुड़े रहना तब अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है, जब आदतें आपके प्राकृतिक झुकाव और क्षमताओं के अनुरूप होती हैं। पूल में माइकल फेल्प्स या ट्रैक पर हीकम अल गुरोज की तरह आप वह गेम खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में होती हैं। इस रणनीति को अपनाने के लिए यह आसान सच स्वीकार करना होगा कि लोग विभिन्न क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। कुछ लोग इस तथ्य पर बहस नहीं करना चाहते। सतह पर दिखता है कि आपके जीन्स तय हैं और उन पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैविक निर्धारण जैसे मुहावरे कुछ ऐसे लगते हैं मानो कुछ ही व्यक्ति सफलता के लिए बनाए गए हैं, शेष सब असफल रहेंगे, लेकिन यह व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का संकुचित नजरिया माना जाएगा। जेनेटिक्स की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। जीन्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थिति में शक्तिशाली फायदा और विपरीत परिस्थितियों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप 7 फीट के हैं तो बास्केटबॉल में बहुत काम के हैं। यदि आप जिम्नास्टिक का रूटीन अपनाना चाहते हैं तो 7 फीट की लंबाई बाधा रहेगी। हमारा वातावरण हमारे जीन्स की अनुकूलता और प्राकृतिक प्रतिभा के उपयोग को तय करता है। जब हमारा वातावरण बदलता है तो उन गुणों को अपनाएं जो सफलता तय करती है। ये शारीरिक गुणों के लिए ही सही नहीं, बल्कि मानसिक गुणों के लिए भी ठीक है। यदि आप मेरी आदतों और मानव व्यवहार के बारे में पूछेंगे तो मैं चतुराई से बताऊंगा, न कि तब जब आप मुझे बुनाई, रॉकेट छोड़ने या गिटार की तारों के बारे में पूछेंगे। सक्षमता संदर्भ पर अधिक टिकी रहती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे लोग न केवल अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हैं, बल्कि वे उस कार्य के अनुकूल भी हैं। इस कारण से यदि आप वास्तव में महान होना चाहते हैं तो सही जगह के चयन पर ध्यान देना बेहतर होगा। संक्षेप में कहा जाए तो जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं कर सकते, वे अवसर के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं।
गैबोर मेट नामक फिजिशियन बताते हैं, जीन्स आपको प्रवृत्त कर संभावना बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप जीन्स के अनुसार सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे क्षेत्र हैं जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप उल्लासित हो और अपने प्राकृतिक कौशल का मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा और अपनी योग्यता से कर पाते हो, वही इसकी कुंजी है। सीधा सवाल उभरेगा, मैं किस तरह से समझेंगा कि इन चीजों की मेरे लिए अनुकूलता है? मैं उन अवसरों और आदतों को कैसे चुन सकता हूं जो मेरे लिए सही है? इसके उत्तर के लिए पहले हम आपके व्यक्तित्व को समझेंगे। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है? आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते रहते हैं। वास्तव में हर व्यवहार की सतह के नीचे। आप कितने घंटे टीवी देखते हैं? आप किस तरह से विवाह या अलगाव कर सकते हैं? किस तरह से नशे, शराब या निकोटिन की लत अपना सकते हैं? इन पर जीन्स का प्रभाव ही रहता है। इस बात के लिए मजबूत आनुवंशिक घटक होता है कि जब आप किसी अधिकार प्राप्त शक्ति का सामना कर रहे होते हैं, तो आप कैसे आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं। तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं? आप कितने अति सक्रिय या प्रतिक्रियाशील होते हैं? और यहां तक कि संवेदना से जुड़े अनुभवों के दौरान आप कितने रोमांचित महसूस करते हैं या ऊब महसूस करते हैं, जैसे कि संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार संबंधी जेनेटिक्स के विशेषज्ञ रॉबर्ट प्लोमिन ने मुझे बताया, यह अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां हमने ये देखने के लिए परीक्षण बंद कर दिया है कि क्या किसी लक्षण का कोई आनुवंशिक घटक है, क्योंकि हम शाब्दिक रूप से एक ऐसा कुछ नहीं पा सकते जो हमारे जीन से प्रभावित न हो। एक साथ बंधे जेनेटिक लक्षणों के आपके अनूठे समूह आपको एक विशेष व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो परिस्थिति से परिस्थिति के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों के सबसे सीधा वैज्ञानिक विश्लेषण को बिग 5 के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 वर्णक्रम में विभाजित कर देता है। 1. अनुभव के लिए खुलापन। एक छोर पर जिज्ञासु और आविष्कारी होने के साथ दूसरे छोर पर सावधान और सतत बने रहना। 2. कर्तव्यनिष्ठा, व्यवस्थित और कार्यकुशल होने से लेकर सहज और स्वाभाविक होना। 3. बहिर्मुखता, बातचीत करने में सहज और ऊर्जावान होने से लेकर एकाकी रहना और कम बोलना, उन्हें आप बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी के तौर पर जानते हैं। 4. प्रियता, मित्रवत और दयावान बने रहने से लेकर चुनौतीपूर्ण निर्लिप्त होना। 5. मनोविक्षिप्तता, बेचैन और संवेदनशील होने से लेकर आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर बने रहना। इन 5 गुणों की जैविक बुनियाद होती है। उदाहरण के लिए बहिर्मुखता को जन्म से ही आंका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज निकाले तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे, जबकि अन्य उसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरे जीवनकाल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया, तो आवाज की ओर जो बच्चे घूमे वे बहिर्मुखी मिले। जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वे अंतर्मुखी मिले। जिन लोगों की प्रियता उच्च स्तरीय होती है, उनमें दया, दूसरों का ध्यान रखने का चिंतन और उष्मता रहती है। उन लोगों में उच्च स्तर पर प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन स्तर भी होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो सामाजिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास का भाव बढ़ाता है और यह हार्मोन प्राकृतिक अवसादरोधी के रूप में काम कर सकता है। आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के नोट्स लिखने की आदत या सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की ओर झुका हुआ है, उसमें किस स्तर पर ऑक्सीटोसिन होगा। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षिप्तता पर विचार करें। यह व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों में विभिन्न स्तरों पर होती है। जिन लोगों में मनोविक्षिप्तता ज्यादा होती है, वे बेचैन रहते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक चिंता करते हैं। इस विशेषता को एमिग्डाला की अतिसंवेदनशीलता से जोड़ा गया है। एमिग्डाला मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो खतरों को नोटिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वे मनोविक्षिप्तता में उच्च स्कोर करने की संभावना रखते हैं। अन्य आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्वों से निर्धारित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देते हैं। गहरी जड़ों वाली हमारी वरीयताएं कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में आसान बना देती हैं। आपको इन अंतरों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए या उनके बारे में अपराधबोध से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ काम करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कर्तव्यनिष्ठा पर कम स्कोर करता है, उसके स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और उसे अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए वातावरण डिजाइन पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे बीच जो कम ध्यान देने वाले पाठक हैं, उनकी स्मृति के लिए बता देते हैं कि वातावरण डिजाइन वो रणनीति है जिसके बारे में हमने अध्याय 6 और 12 में चर्चा की थी। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। 28 लोग बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करके दिखने वाली मांसपेशियां बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉक क्लाइंबिंग या साइकिल चलाना या रोइंग करना पसंद करते हैं, तो व्यायाम की अपनी आदत को अपनी पसंद के अनुरूप आकार दें। यदि आपका दोस्त कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले आहार का पालन करता है, लेकिन आप पाते हैं कि कम वसा वाला भोजन आपके लिए काम करता है, तो आपको इससे अधिक शक्ति मिलेगी। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो शर्मिंदा न हो यदि आप नॉन फिक्शन की बजाय रोमांस से भरपूर उपन्यास पसंद करते हैं। जो भी आपको मोहित करता है, उसे पढ़ें। वो आदत चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, न कि वो जो सबसे लोकप्रिय हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है। इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहें, इसलिए आदतें सुखद होनी चाहिए। चौथे नियम के पीछे मूल विचार यही है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। उन परिस्थितियों को खोजने और डिजाइन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं।